हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों का नाबार्ड ग्रेड ए के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज चल रही है। हमारा सेशन 16 चल रहा है जिसमें हम लोग यूनिट कर रहे हैं प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। सेशन 16 का पार्ट नंबर 3 होगा ये। आप लोग अगर अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड GRA। नाबार्ड ग्रेड ए आप सर्च करेंगे, नाबार्ड GRA आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और उसके लिए डिस्कशन ग्रुप के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का ग्रुप मिल जाएगा। सिलेबस की बात करें तो अब तक हम लोग एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट 1। पार्ट ए जो कि यूनिट 2 है, हम लोगों ने सेशन नंबर 13 में कवर करा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सेशन 14 में हम लोगों ने वाटर रिसोर्सेज करा है। सेशन 15 के 5 से 6 पार्ट्स में हम लोगों ने फार्म एंड एग्रीकल्चर करा है, सॉरी फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। अब हम लोग प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, सेशन 16 यूनिट नंबर 5। इसमें हम लोग डेफिनेशन, मीनिंग और ब्रांचेस कर चुके हैं। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कर चुके हैं वेरियस प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से अब हम लोग इसे करना शुरू करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करना होता है, इसमें क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे आपका फल आपने पेड़ पे उगाया, फल आपका उग गया, आपने पेड़ से फल तोड़ लिया, आपका हार्वेस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद की जो हैंडलिंग है इस प्रोड्यूस की, जो आपका फल टूट के आया, सब्जी निकली, तो ये जो प्रोड्यूस हुआ उसकी जो हैंडलिंग है आफ्टर हार्वेस्ट टू मेंटेन क्वालिटी, रिड्यूस लॉसेस एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। कैसे हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, उसके लॉसेस कम करेंगे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे, वो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। चाहे हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो या प्लांटेशन क्रॉप्स हो, दे आर हाईली पेरिशेबल ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट इनमें काफी ज्यादा होता है भाई, फ्रूट जूस होता है, उसमें रबड़ में, कोकोनट में भी पानी होता है, वरना वो खराब हो जाएगा उस ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो। हाई मॉइस्चर कांस्टेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। एक्सटेंट ऑफ लॉसेज इन इंडिया कितना है? ओवरऑल जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो 20 से 40% तक होते हैं। और पेरिशेबल क्रॉप्स में और ज्यादा हाइयर होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जो है, जैसे हमारी स्पाइसेस हैं, कोकोनट है, इसमें लॉसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं वो ऑलरेडी सूखे हुए से होते हैं, कंपैरेटिवली काफी सूखे होते हैं। और कोकोनट का शेल इतना हार्ड है कि वो अंदर तक बहुत ज्यादा खराब नहीं हो पाता। बट इकोनॉमिक लॉसेस की अगर हम लोग बात करें तो इट हैज बीन एस्टिमेटेड करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एनुअल लॉस होता है हमें। नैपकॉन्स की स्टडी थी 2025 की। नैपकॉन्स एक सब्सिडरी है नाबार्ड की। 2025 की उसकी एक सब्सिडरी थी दैट हाईलाइट्स लॉसेस इन की क्रॉप। जैसे टोमेटो में उन्होंने बताया 15 से 20% लॉस हो रहा है, मैंगो में 20 से 30% लॉस हो रहा है, बनाना में, पोटैटो में, अनियन में, इन सब में भी 20 से 30% तक लॉसेस हुए हैं। इन लॉस को अगर 10% भी हम लोगों ने कम कर दिया तो सिग्निफिकेंटली फार्मर्स की इनकम और फूड अवेलेबिलिटी अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। तो एम क्या होगा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का? कि ये जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है ना, जो क्वालिटी का लॉस हो रहा है चाहे क्वांटिटी का लॉस हो रहा है, वो हमें कम करना है। क्वालिटी को मेंटेन करना है और शेल्फ लाइफ बढ़ानी है अपने प्रोड्यूस की। ये बढ़ा देंगे अगर 10% भी हम लोगों ने कम कर दिया एग्जिस्टिंग लॉसेस से, तो फार्मर्स की इनकम बहुत अच्छे से बढ़ेगी, फूड एंड न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी और फूड अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी हमारे पास। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है मैच्योरिटी इंडिसेस एंड हार्वेस्टिंग। तो हम एक ऑप्टिमम मैच्योरिटी पे अपने प्रोड्यूस को हार्वेस्ट करेंगे। जैसे उसमें कलर देखा जाएगा, उसका फर्नेस देखी जाएगी, TSS देखी जाएगी, फ्लावरिंग के कितने दिन बाद उसे हार्वेस्ट करना है वो सब देखा जाएगा। और इसके लिए रिफ्रैक्टोमीटर, ये रिफ्रैक्टोमीटर नाम का टूल होता है शुगर के लिए, और पेनेट्रोमीटर नाम का टूल होता है फर्नेस के लिए। दो तरह के टूल्स हम लोग यूज करेंगे, रिफ्रैक्टोमीटर और पेनेट्रोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो भी हमारा फ्रूट है उसका शुगर कंटेंट कितना है, फ्रूट से मतलब है फल है, सब्जी है, फूल है। और पेनेट्रोमीटर उसकी फर्मनेस के लिए होता है। हम हार्वेस्ट करेंगे कूल कलर्स में और इंजरी अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग सेकेटर्स और पैडेड बास्केट्स यूज करेंगे। सेकेटर्स और पैडेड बास्केट हम लोग यूज करेंगे, अवॉइड एनी इंजरी टू द प्रोड्यूस। अब शॉर्ट में हम लोग इस प्रोड्यूस को आगे जो भी हमारा आउटपुट निकल कर रहा है, जो भी फल सब्जी है, उसे हम लोग लेमन टर्म में फ्रूट बोल के ही रेफर करूंगा मैं पूरे वीडियो में। तो कूल आवर्स में ही इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, मतलब या तो सुबह कर लो या शाम को कर लो, दोपहर में नहीं करोगे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें सॉर्टिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग के अंदर क्या होता है? जो हमारा डैमेज, डिसीज या अंडर साइज प्रोड्यूस है उसे अलग किया जाएगा। सॉर्ट करोगे ना कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा कम है। जैसे सब्जी वाला भी जब अपनी सब्जी लगाता है तो बताता है कि ये आलू 10 रुपए किलो है, ये आलू 12 रुपए किलो है, फिर ये टमाटर 20 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो है। वो क्या करता है, वो सॉर्ट करते हैं, ग्रेड करते हैं। और ग्रेड किया जाएगा साइज, कलर, क्वालिटी, जैसे एग मार्क के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और फिर उसे क्लोरीनेटेड वाटर से वॉश किया जाता है, स्पेशली वेजिटेबल्स को, ताकि कुछ भी जो इन्फेक्शन है अगर इनकेस कोई आ गया वो साथ में ना आए।
तो उसे एक तरह से डिसइंफेक्ट कर दिया जाता है। फिर इसकी प्री कूलिंग होती है। प्री कूलिंग के अंदर क्या होता है, हार्वेस्ट के बाद जो फील्ड से आई हुई हीट है वो इमिडिएटली हमें हटानी होती है। इसके लिए हम लोग हाइड्रो कूलिंग यूज करेंगे, फोर्स्ड एयर कूलिंग यूज करेंगे, वैक्यूम कूलिंग यूज करेंगे और रूम कूलिंग यूज करेंगे। क्या क्या? हाइड्रो कूलिंग होता है, फोर्स्ड एयर कूलिंग होता है, वैक्यूम कूलिंग होता है, रूम कूलिंग होता है। जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स है ना, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, उसके लिए प्री कूलिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी फील्ड से हम लोग फल जब तोड़ के लेकर आए तो इनिशियली कुछ गर्मी होती है ना उस फल के अंदर, चाहे दिन भर की हो या वैसे भी, तो वो गर्मी हटाई जाती है। नॉर्मली भी अगर हम लोग घर में मैंगो खाते हैं तो उसको हम लोग पहले भिगो के रखते हैं, थोड़ी देर तक उसको भीगा छोड़ा जाता है। कहते हैं कि एक बार उसकी गर्मी निकल जाएगी उसके बाद ही उसे खाया जाएगा। तो ये वो प्री कूलिंग होती है। फिर इसकी पैकेजिंग की जाती है, कुशनिंग की जाती है। पैकेजिंग और कुशनिंग के अंदर क्या है, हम लोग इसमें वेंटिलेटेड कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस यूज करते हैं, क्रेट्स यूज करते हैं, सीएफबी कार्टन्स यूज करते हैं, जिनके अंदर ये पैक होकर आते हैं। उसमें कुशनिंग मटेरियल लगा होता है। कुशनिंग मटेरियल क्या होता है, पेपर के जो श्रेड्स होते हैं वो लगाता है, या फिर फोम नेट्स लगाता है, या फिर स्ट्रॉ रख देते हैं, ताकि वो आपस में उसके फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए। एडिबल कोटिंग की जाती है या फिर वैक्सिंग की जाती है फ्रूट्स के ऊपर, जैसे मैंगो के ऊपर करते हैं, एप्पल के ऊपर करते हैं। इससे चमक बनी रहती है, कलर्स मेंटेन रहते हैं। स्टोरेज किस तरह से की जाती है, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज क्या है? जो कोल्ड स्टोरेज की जाती है उसमें 0 से 15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। जैसे बनाना को आपको रखना है तो बनाना को आप 13 से 15 डिग्री के टेम्परेचर पर रखोगे। एप्पल को रखना है तो 0 से 2 डिग्री पर रखोगे। तो रफली 0 से 15 के बीच में टेम्परेचर पर रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज होम्स के अंदर। कितना टेम्परेचर रखा जाएगा वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा। बनाना में 13 से 15 डिग्री है, एप्पल में 0 से 2 डिग्री है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में इसको रखा जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ताकि रेस्पिरेशन रेट स्लो हो पाए। जीरो एनर्जी कूल चेंबर्स होते हैं, उसे ZECC कहते हैं, फिर ZECC आप लोग बोलेंगे। लो कॉस्ट होते हैं स्मॉल फार्मर्स के लिए। एवापोरेटिव कूलिंग होती है, ये एरिड रीजन के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये हमारे स्टोरेज की टेक्नोलॉजीज हैं, और पैकेजिंग एंड कुशनिंग हो गया। फिर इसके बाद इथाइलिन मैनेजमेंट और राइपनिंग होती है। इथाइलिन मैनेजमेंट और राइपनिंग क्या होता है, इथाइलिन जो होता है ना अपने आप में एक राइपनिंग हार्मोन होता है। तो अगर इथाइलिन ही नहीं होगा तो फ्रूट हमारा सड़ेगा नहीं। तो अब ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में जैसे मैंगो हुआ, बनाना हुआ, टोमेटो हुआ, उसके अंदर इथाइलिन मैनेजमेंट और राइपनिंग की जाती है। राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं जिसमें कंट्रोल्ड इथाइलिन होगा। कितना होगा, 100 से 150 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे रैपनिंग चैम्बर्स होंगे कंट्रोल एथाइलिन के साथ में। और यहाँ पे एथाइलिन एब्जॉर्बर्स एब्जॉर्बसर होंगे, जैसे KMNO4 शैशे। ये इथाइलिन एब्जॉर्बसर होते हैं या फिर इनहिबिटर्स होते हैं। ये 1 MCP टाइप के इनहिबिटर्स है, इथाइलिन एब्जॉर्बर्स KMNO4। ठीक है, वो यूज करेंगे। फिर इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बट जब ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करते भी हम लोग रेफ्रिजरेटेड वैन यूज करेंगे, जो रीफर ट्रक्स कहते हैं। रीफर ट्रक्स, रेफ्रिजरेटेड वैन होती है, वो रीफर ट्रक के नाम से जाना जाता है। उसमें वेंटिलेटेड कंटेनर्स होते हैं, प्रॉपर स्टैकिंग की जाएगी, वेंटिलेशन पे इनको रखा जाएगा ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ठीक, आगे चलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहला रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन आता है, फिर क्लाइमेटिक वर्सेस नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स आते हैं, और फिर सेंसेशंस और स्पॉइलेज कंट्रोल होता है। तो रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन में क्या है, जो लिविंग टिश्यूज होते हैं दे कंटिन्यू टू रेस्पायर। वो शुगर भी यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, CO2 भी रिलीज करेंगे, हीट भी रिलीज करेंगे। हाई रेस्पिरेशन होगा तो फास्टर स्पॉइलेज होगा, इसीलिए जब इनको हम लोग स्टोरेज में रखते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम रखते हैं, CO2 ज्यादा रखते हैं, ताकि रेस्पिरेशन का रेट स्लो हो जाए। अगर रेस्पिरेशन का फास्ट ज्यादा रहे रेट ज्यादा रहेगा, फास्ट रहेगा रेस्पिरेशन, तो फिर स्पॉइलेज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब सड़ने के चांसेस ज्यादा है। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना, दे राइपन आफ्टर हार्वेस्ट विद इथाइलिन शुगर, विद इथाइलिन सर्च। ये वो होते हैं, इथाइलिन सर्च की वजह से बहुत जल्दी जल्दी सड़ते हैं हार्वेस्ट के बाद, जैसे आम हो गया, केला हो गया, टोमेटो होगा, ग्यावा हो गया। नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं, ये पेड़ पर ही राइप होते हैं, जैसे सिट्रस हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, ग्रेप्स हो गया। ये पेड़ पर लगे लगे ही राइप हो जाएंगे। फिर सेनेसेंस और स्पॉलेज कंट्रोल होता है। इसमें एंजाइमिंग, सॉफ्टनिंग, ब्राउनिंग की जाती है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेजेस से। अब इसके कंट्रोल करने के लिए इसके लिए लो टेम्परेचर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और फंजीसाइड्स यूज किए जाते हैं। ये हमारी पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी है। चैलेंजेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें अगर इस सब के रेस्पेक्ट में, तो इनएडुकेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से हम लोग ये जो 15 से 20% लॉसेस हो रहे हैं, हम उन लॉसेस को रोक नहीं पा रहे हैं।
इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेकर आया, जैसे MIDH स्कीम है, PMKSY स्कीम है, AIF है। तो ये ना जो पैक हाउसेज हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, कोल्ड स्टोर्स को सपोर्ट करते हैं, राइपनिंग चैम्बर्स बनाने में हेल्प करते हैं। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट सैंक्शन भी हो चुके हैं टाइम एंड टाइम। फिर इसके बाद हमारे स्टोरेज के बाद में वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग का काम होता है। अब वैल्यू एडिशन में क्या होता है, जो हमारा रॉ प्रोड्यूस होता है ना, उसे हायर वैल्यू प्रोड्यूस में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें वेस्टेज कम होती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और फार्मर्स की या प्रोसेसर्स की इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है। ओनली 3 to 5% ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस इज करंटली प्रोसेस। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी हमारे पास, कि जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसे रॉ फॉर्म में ना रखे, उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोसेस करा दिया जाए। जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे 60 से 80% रॉ प्रोड्यूस को प्रोसेस किया जा रहा है। इंडिया में ये कैपेसिटी 3 से 5% से है। बेनिफिट्स क्या है प्रोसेस करने के? हायर रिटर्न, जैसे आप आम बेचो या फिर आप मैंगो पल्प या जैम बेचो, मैंगो पल्प और जैम के रेट ज़्यादा है, तो हायर रिटर्न मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा रूरल एरियाज में, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास अपने यहाँ ही होती जा रही हैं, तो उसे एक्सपोर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, एक्सपोर्ट की डिपेंडेंस कम होगी, सॉरी इम्पोर्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम होगी, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। ये सब क्यों जरूरी है? ताकि हमारे पास ग्लोबल सप्लाई से अच्छी फॉरेन इनकम आए। और फिर इसमें इट मिनिमाइजेस ग्लट सीजन प्राइसेस क्रैश। ठीक है, ग्लट सीजन प्राइस क्रैशेस को भी मिनिमाइज किया जाता है इसमें। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में होता क्या है? फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करें, फ्रूट्स में वैल्यू एडिड किस किस तरह से हो रही है? जैसे हमारे पास अगर मैंगो है मान लो, तो मैंगो का पल्प है, जूस है, नेक्टर है, जैम है, पिकल है, आम पापड़ है, ड्राइड स्लाइसेस है, कैंडी है। इससे क्या हो रहा है, उस फ्रूट की वैल्यू और बढ़ रही है। सिमिलरली बनाना है, बनाना में चिप्स आ रहा है, फ्लावर आ रहा है, पाउडर आ रहा है, जैम आ रहा है, वाइन बन रही है। सिट्रस फ्रूट्स है, उनके जूसेस हैं, स्क्वैश है, मार्मलेड है, पील ऑयल है, गुआवा या प्रोमोग्रेनेट है, उनके जूस बन रहे हैं। RTS बेवरेजेस हैं जो रेडी टू सर्व होती है, जेली बन रही है, अनारदाना बन रहा है। पाइनएप्पल या पपाया के केस में कैंड स्लाइसेस बन रही हैं, जैम बन रहा है, ड्राइड पीसीस बन रहे हैं। ग्रेप्स के केस में रेजन्स बन रही है, वाइन बन रही है, जूस बन रहा है। एप्पल के केस में जूस बन रहा है, सिडर बन रहा है, जैम बन रहा है। इस तरह से इन फ्रूट्स का हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना दिया। सिमिलरली वेजिटेबल्स में जब जाते हैं, तो जैसे टोमेटो है, टोमेटो के केस में क्या होता है, केचप बन रहा है, सॉस बन रहा है, प्यूरी बन रही है, ड्राइड स्लाइसेस बन रही हैं। अनियन के केस में, गार्लिक के केस में पाउडर बन रहा है, फ्लेक्स बन रहे हैं, पेस्ट बन रहा है। पोटैटो के केस में चिप्स बन रहे हैं, फ्लेक्स बन रहे हैं, फ्राइज बन रहे हैं। ककरबिट्स के केसेस में पिकल्स बन रहा है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कैरेट के केस में जूस बन रहा है, कैंडी बन रही है। तो इस तरह से हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये भी हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट है। प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या होता है कि डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे टी है, टी में डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। CTC ग्रेड होता है, ऑर्थोडॉक्स होता है, ग्रीन होता है, फ्लेवर्ड होता है, इंस्टेंट टी होती है, टी बैग्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चाय होती है। कॉफ़ी के केस में रोस्टेड है, ग्राउंड है, इंस्टेंट कॉफ़ी है, फ्लेवर्ड वेरिएंट्स है। रबर के केस में प्रोसेस शीट्स हैं, क्रेप रबर है, सेंट्रीफ्यूग लेटेक्स है। कोकोआ के केस में चॉकलेट है, चॉकलेट पाउडर है, बटर है। कोकोनट के केस में डेसिकेटेड कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कॉपरा, टेंडर कोकोनट वाटर, और कॉयर प्रोडक्ट्स। स्पाइसेस के केस में स्पेसिफिकली कार्डमम, पेपर और टर्मरिक की बात कर रहे हैं, तो पाउडर की फॉर्म में मिल रहा है, ओलियो रेजिन की फॉर्म में, एसेंशियल ऑयल की फॉर्म में, करी मिक्सेस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए है। फिर इसमें प्रोसेसिंग आती है। प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो थर्मल प्रोसेसिंग होती है। थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं? हम लोग इसके अंदर कैनिंग करेंगे, बॉटलिंग करेंगे, पेस्चराइजेशन करेंगे, स्टेरलाइजेशन करेंगे। फिर ड्राइंग और डिहाइड्रेशन होता है। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं? सन ड्राइंग करेंगे, हॉट एयर ड्राइंग करेंगे, स्प्रे ड्राइंग करेंगे, फ्रीज ड्राइंग करेंगे, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन करेंगे। इस तरह से अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर फ्रीजिंग होता है। फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है? एक IQF होता है। IQF होता है इंडिविजुअली क्विक फ्रोजन, फ्रूट्स के लिए भी होता है, वेजिटेबल्स के लिए भी होता है। फिर इसके बाद फर्मेंटेशन एंड पिकलिंग होगा, जिसमें वाइन्स बनती हैं, विनेगर बनता है, पिकल्स बनता है, और सॉरेक्रॉट बनता है। एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो ऑयल सीड्स के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे इसमें एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओलियो रेजिन्स करेंगे, पिगमेंट्स निकालेंगे, जैसे टोमेटो से लाइकोपीन निकालते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेसिंग टेक्निक्स हो गई हैं। फिर इसके बाद पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात आती है।
प्लांटेशन में, हॉर्टिकल्चर में सप्लाई चेन किस तरह से काम कर रहा है। तो इट रेफर्स टू एंड फ्लो ऑफ प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर या फिर एक्सपोर्ट करने तक का। इसे हम लोग फार्म टू फोर्क या फिर फार्म टू रिटेल के नाम से भी कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, कि किसान से निकला और किसान से जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड यूजर है बेसिकली, वहां तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, दैट इज फार्म टू कंज्यूमर। कंज्यूमर या तो हमने करा या हमने एक्सपोर्ट करके बाहर भेज दिया, मतलब कि उसका पैसा हमें मिल गया। की कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग। उसके बाद आता है एग्रीगेशन एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, फिर स्टोरेज और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये चीजें आएंगी इसके अंदर। प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग में क्या आता है? इसमें ऑन फार्म एक्टिविटीज होती है, मैच्योरिटी बेस्ड हार्वेस्टिंग करनी होती है। एग्रीगेशन एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा? इसमें कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, सॉर्टिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, प्री कूलिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है। ये एग्रीगेशन और प्राइमरी प्रोसेसिंग में हुआ। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के अंदर क्या होता है? क्लीनिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, राइपनिंग करते हैं। राइपनिंग हम लोग क्लिमैक्टेरिक क्रॉप्स के लिए करते हैं। स्टोरेज आती है। स्टोरेज में उसे हम कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में रख रहे हैं या फिर एम्बियंट वेयर हाउसेज में रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, किस प्रोडक्ट, वो उस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उसको किस तरह से स्टोर करना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स आती है, जिसमें लोग रीफर ट्रक्स यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स यूज करते हैं, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। ये पूरा इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट और उसके की कंपोनेंट्स हो गए हैं। फिर इसके बाद हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन आता है इसके अंदर। इसमें प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, पैकेजिंग होती है रिटेल के लिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग हुई। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए क्या हुआ? जो होलसेल मार्केट्स होते हैं, एपीएमसीज होती हैं, वहां गए। रिटेल के लिए सुपरमार्केट्स में, किराना स्टोर्स में गए, और एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के लिए गए। ट्रेसेबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस होता है। इसमें क्यूआर कोड यूज करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जीएपी सर्टिफिकेशन का यूज किया जा रहा है, साइटोसैनिटरी कंप्लायंस का यूज किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंस फ्लो होता है, जिसमें मार्केट इंटेलिजेंस, ई पेमेंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें मिलाकर आती हैं। जो एक एफिशिएंट सप्लाई चेन होगी तो उसके अंदर लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, और मैक्सिमाइज करेगा प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स की इससे बेटर इनकम रहेगी, मतलब जो उनका इनकम बढ़ाने का गोल है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में? हम इंडिया के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सबसे पहला है हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। लॉसेस हमारे पास बहुत आते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था 15 से 40% तक हो रहे हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और पेरिशेबल क्रॉप्स में और ज्यादा हो रहे हैं, जैसे टोमेटो हुआ, मैंगो हुआ, बनाना हुआ। इसमें और ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक लॉसेस जो है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हर साल पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमारे पास लॉसेस होते हैं। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बचा लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग अच्छा कर लें और लॉसेस को रिड्यूस कर दें, तो 1.5 लाख करोड़ का मतलब समझते हैं हमारे फार्मर्स की कितनी इनकम बढ़ जाएगी। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, हमारे पास सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है जिनकी एवरेज होल्डिंग 1 हेक्टेयर से भी कम है। मल्टीपल इंटरमीडियरीज है बीच में, पुअर एग्रीगेशन है। तो फ्रेगमेंटेड सप्लाई की वजह से भी चीजें, ये फ्रेगमेंटेड सप्लाई की वजह से भी इसमें इश्यूज आते हैं। इनएडिकेट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, पैक हाउसेस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप्स है, रिवर ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज की कमियां हैं, और बहुत ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। पुअर इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स, रोड्स हमारे पास प्रॉपरली नहीं है, जो रूरल रोड्स हैं वो इनएडुकेट रोड्स हैं, सॉरी रोड्स हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सी जगह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे अगर आप माउंटेन एरियाज में जाओ, ट्राइबल एरियाज में जाओ, तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन या प्रॉपर सड़क ही नहीं है। लैक ऑफ ट्रेसिबिलिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिफिकल्टी मीटिंग इंटरनेशनल साइटोसैनिटरी एंड एमआरएल। एमआरएल क्या होता है? मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट स्टैंडर्ड्स होती हैं। तो हम लोग ये लिमिट्स को ही हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारे क्वालिटी के अंदर इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, ट्रेसिबिलिटी ढंग से नहीं हो पाती है। प्राइस वॉलेटिलिटी एंड मार्केट एक्सेस, गलत हो जाता है पीक सीजन में, जिसकी वजह से डिस्ट्रेस सेल्स करने लगते हैं फार्मर्स। क्यों? क्योंकि स्टोरेज के इश्यूज हैं, मार्केट लिंकेजेस स्ट्रांग नहीं है। अगर स्टोरेज का इशू नहीं होगा तो वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी। क्लाइमेट एंड पेरिशेबिलिटी इश्यूज, हाई टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, मानसून के डिसरप्शन की वजह से लॉसेज होते हैं फसलों में हमारे, फिर चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो या बाकी हो। लो प्रोसेसिंग लेवल्स, 3 से 10% ही प्रोड्यूस हमारा प्रोसेस हो पाता है, कंपेयर टू 60 to 80% इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जो उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो उनके रॉ का 60 to 80% हो रहा है, बट इंडिया में हम लोग बात करें तो सिर्फ 3 से 10% तक ही हो पा रहा है।
फाइनेंशियल एंड स्किल गैप्स, क्रेडिट के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ट्रेन मैन पावर के लिए लिमिटेड एक्सेस है हमारे फार्मर्स के पास में, जिसकी वजह से मॉडर्नाइज हैंडलिंग नहीं हो पाती है। मॉडर्न इंटरवेंशंस होती है, मॉडर्न इंटरवेंशंस हमें क्यों चाहिए? ताकि जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन है उसमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके जो गैप्स हैं उन गैप्स को फुलफिल किया जा सके, एक कलेक्टिव एक्शन हो पाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए। इससे क्या होगा? इससे हमारे लॉसेस रिड्यूस होंगे, ट्रेसेबिलिटी इंप्रूव होगी और फार्मर्स की इनकम बढ़ने लग जाएगी। कोल्ड चेन डेवलपमेंट करना है इसके लिए, उसमें क्या क्या होता है? इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज होते हैं, रीफर ट्रांसपोर्ट होता है, एडवांस स्टोरेज होता है, राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज की बात करें तो इट इज इक्विप्ड विद सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग एंड पैकेजिंग लाइन्स एट फार्म गेट। रीफर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं, इनमें कंटेनर्स होते हैं जो ड्यूरिंग द ट्रांजिट ही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। एडवांस स्टोरेज में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज होती है, CAS या फिर MAS। और इसके अलावा सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेजेस भी होते हैं। रैपनिंग चैम्बर्स के अंदर इथाइलिन कंट्रोल चैम्बर्स होते हैं बनाना के लिए, मैंगो के लिए, जो थोड़ा थोड़ा फ्रूट को साथ साथ राइप करने लगते हैं। लेटेस्ट लेटेस्ट स्टेटस अगर मैं बात करूं 2025-26 के लिए कह रहा कि इंडिया के पास 8815 कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जिसमें जिनके पास 402 लाख मैट्रिक मिल मैट्रिक टन की कैपेसिटी है। ठीक है। और PMKSY के अंदर 395 इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स और लगाए जाएंगे, टोटल अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 291 ऑलरेडी ऑपरेशनल है एज ऑफ मिड 2025। एडिशनली जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन एनर्जी एफिशिएंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज। कोल्ड चेन के बाद में हमारे पास FPOs आते हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर्स में या मॉडर्न इंटरवेंशंस में। FPOs में क्या होता है? बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हम लोग लेते हैं और उन्हें एक फॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने से क्या होता है? एक कलेक्टिव बार्गेनिंग बल्क सॉरी कलेक्टिव बार्गेनिंग आती है, बल्क इनपुट प्रोड्यूस होता है और मार्केटिंग होती है। बेनिफिट्स इसके क्या होते हैं? बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो जाता है, एक्सेस टू क्रेडिट होता है, टेक्निकल नॉलेज अच्छी हो जाती है और डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस होती है। लेटेस्ट स्टेटस ये था कि इंडिया ने अभी रिसेंटली 10,000 FPOs को रजिस्टर करा है अंडर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम ना। उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 56 लाख फार्मर इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 22 लाख वुमेन फार्मर्स। बहुत सारे FPOs अब पैक हाउसेस, कोल्ड रूम्स और डायरेक्ट सेल टू रिटेलर्स का काम कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs। फिर हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ई नाम है। ई नाम क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, जो कि APMCs को कनेक्ट करता है। APMCs को कनेक्ट करेगा अक्रॉस द स्टेट फॉर ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी। ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी होती है, ये पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट भी किया गया है ग्रेप्स के केसेस में, मैंगो के केसेस में, बनाना के केसेस में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि एक्सपोर्ट कंप्लायंस हो पाए, फार्म टू फोर्क इसमें विजिबिलिटी रहे। मोबाइल ऐप्स और पोर्टल्स हैं, जैसे M किसान है, किसान कॉल सेंटर है, स्टेट स्पेसिफिक ऐप्स है, ताकि रियल टाइम मार्केट प्राइसेस पता चल पाए, वेदर एडवाइजरीज आ पाए, बायर सेलर कनेक्शन बन पाए। IoT और AI बेस्ड होता है, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग की जाती है कोल्ड स्टोरेजेस में, ड्रोन बेस्ड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होता है, डिमांड फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं, QR कोड और RFID सिस्टम बना होता है, जो कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स के लिए मैंडेटरी भी हैं। तो ये अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फिर हमारे पास इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे फॉर्मल एग्रीमेंट्स बनते हैं फार्मर्स के बीच में या फिर FPOs के बीच में और बायर्स के बीच में। बायर्स में कौन होते हैं? बायर्स में प्रोसेसर्स हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं। उसमें एश्योर्ड बाई बैक और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जैसे रिलायंस फ्रेश है, ITC ई चौपाल है, अलग अलग एक्सपोर्ट हाउसेज है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे बिग बास्केट हुआ, Amazon फ्रेश हुआ, ब्लिंकिट हुआ, या फिर क्लस्टर अप्रोच होती है। क्लस्टर अप्रोच हमारे रीजन स्पेसिफिक क्लस्टर बन जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मैंगो क्लस्टर है, तमिलनाडु को बनाना क्लस्टर। ये एंड टू एंड सप्लाई चेन डेवलपमेंट होता है क्लस्टर्स के थ्रू। अदर इनोवेशंस क्या क्या है? जैसे इरेडिएशन फैसिलिटीज है, इससे मैंगोज की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, स्पाइसेस की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। PMKSY स्कीम के अंदर इसकी 50 नई यूनिट प्लान की हुई हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है, जिसमें रेल, रोड और सी को इंटीग्रेट किया जाता है एक्सपोर्ट्स के लिए। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड कोल्ड चेन बन रहे हैं, लो कार्बन लॉजिस्टिक्स बन रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हमारी आ रही हैं। अब नेक्स्ट इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले है
नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड क्या होता है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अपने आप में एक एपक्स ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है, जिसका काम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विद फोकस ऑन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी देते हैं कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन के लिए, आइदर कोल्ड स्टोरेजेस, पैक हाउसेज, राइपनिंग चेम्बर्स या ग्रेडिंग यूनिट्स के लिए। ठीक है। जो कोल्ड स्टोरेज के लिए जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दे रहे हैं, दैट इंक्लूड्स कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज अप टू 5000 मेट्रिक टन एज वेल। दे प्रमोट्स कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट जैसे ग्रीन हाउसेज हो गए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गई, प्रिसीजन फार्मिंग हो गई। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ये क्रॉप स्पेसिफिक क्लस्टर्स बनते हैं, एप्पल के, बनाना के, मैंगो के, और प्रोडक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, एग्रीगेट किया जाता है, स्टोर और एक्सपोर्ट लिंकेजेस प्रोवाइड की जाती है। फर्दर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है इन हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज अबाउट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। फिर हमारा MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। इसके अंदर NHM, HMNEH और नेशनल बैम्बू मिशन, इस तरह के मल्टीपल मिशन हैं। डिटेल में जब हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे वहां पे इसको कवर किया जाएगा। इट एड्रेसेस द एंटायर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एरिया एक्सपेंशन एंड रिजुविनेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स, प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हाईटेक नर्सरीज, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर एग्रीगेशन। ये सब इसके की कंपोनेंट्स हैं। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, 35 से 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की सब्सिडी है। हायर सपोर्ट इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, हिली एरियाज के लिए, SC ST फार्मर्स के लिए और FPOs के लिए। एपेडा होता है हमारा एग्रीकल्चर एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपेडा। नोडल एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। इसका क्या काम है? एक्सपोर्ट इंफ्रा डेवलप करना है। एक्सपोर्ट इंफ्रा के अंदर पैक हाउसेज बन रही हैं, टेस्टिंग लैब बन रही हैं, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स बन रहे हैं, क्वालिटी कंप्लायंस को इंश्योर करना भी एपेडा का काम होता है। इट दे इम्प्लीमेंट ट्रेसेबिलिटी सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट कम्युनिटीज, मार्केट लिंकेजेस देना, इंटरनेशनल लिंकेजेस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ब्रांडिंग और GI टैग्ड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना। लेटेस्ट फोकस इनका क्या रहा है? डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर रहा है इनका एपेडा का लेटेस्ट जो फोकस रहा है रिसेंटली। ऑर्गेनिक के लिए सपोर्ट रहा है, रेसिड्यू फ्री हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स पे, और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करा है टुवर्ड्स न्यू रीजन, जैसे अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूरोपियन यूनियन के ऑल्टरनेटिव्स में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन किया है। NCCD है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स टेक्निकल बॉडी है, ये पॉलिसी सपोर्ट देगी, स्टैंडर्डाइजेशन देगी कोल्ड चेन सिस्टम्स का, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, प्रोटोकॉल्स बनाना फॉर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर कोल्ड स्टोरेज, रीफर ट्रांसपोर्टेशन, पैक हाउस डिजाइन, ट्रेनिंग और कैपेसिटी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना, गवर्नमेंट को कोल्ड चेन गैप्स पे, इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज पे एडवाइस करना। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, नोडल मिनिस्ट्री है इटसेल्फ, जो फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे PMKSY स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मेगा फूड पार्क्स का बनाना हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आना, FDI लेकर आना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, कोल्ड चेन बनाना, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब काम आपके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हैं। अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स भी है इसके अंदर, से MIDH को तुम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं ब्रीफ में। की फीचर्स वगैरह इसके हम देख चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, PMKSY, जो स्कीम का नाम बार बार आ रहा है। PMKSY किस लिए होती है? मॉडर्न इंफ्रा बनाना फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हमें रिड्यूस करना है, स्पेशली जो पेरिशेबल प्रोड्यूस है, प्रोसेसिंग बढ़ानी है, वैल्यू एडिशन बढ़ाना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, फार्मर्स की इनकम बूस्ट करनी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। स्कीम के की फीचर्स है, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मेजर कंपोनेंट में इसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है, जनरल एरियाज में 35%, डिफिकल्ट एरियाज में FPOs को 50%, बट मैक्सिमम लिमिट हमारी 10 करोड़ पर प्रोजेक्ट तक रहती है। डिटेल में हम लोग इस स्कीम को करेंगे जब गवर्नमेंट स्कीम्स वाले वीडियोस करेंगे, वहां पे ये सारी स्कीम्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के नाम पे स्कीम ले रहे हैं अपने चैप्टर के लिए।
एक ये स्कीम है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ स्कीम। इसको ऑलरेडी हम लोग मार्च के गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। जो मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियो आते हैं उन्हें करते चलिए, क्योंकि जब भी कोई स्कीम न्यूज में आती है हम उसे कर लेते हैं। जैसे 10,000 एफपीओ स्कीम वाली हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ब्रीफली यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका एम था कि फार्मर्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट करके कल्टिवाइज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या थे, जब इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, कलेक्टिवली हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। मार्केट का एक्सेस और इनपुट्स बढ़ जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनती हैं इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 6865 करोड़ रुपए उसका बजट था। इनका काम था कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है फॉर द पीरियड ऑफ 5 साल। इक्विटी ग्रांट, क्रेडिट गारंटी और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये भी हम लोग कर चुके हैं अपने वीडियोस में, बट अलग से भी इसको करेंगे। एम क्या था कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा बनाना है और स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर सप्लाई चेन बनानी है, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो पाए, स्टोरेज बन पाए, प्रोसेसिंग हो पाए, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने और एग्रीकल्चर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से आएगा और एफडीआई की फॉर्म में भी आएगा। की फीचर्स क्या थे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देना, क्रेडिट गारंटी क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देना फॉर एलिजिबल बोरोवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउसेज, ये सब प्रोवाइड करना। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम थी MIS। इसके अंदर क्या था कि प्राइस सपोर्ट दे रहे थे हम लोग पेरिशेबल एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज को। ऑब्जेक्टिव का था कि जो फार्मर्स डिस्ट्रेस सेल करते हैं ड्यूरिंग एक्सेस प्रोडक्शन वो कम होता है, डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, एक स्टेबलाइज मार्केट प्राइसेस बने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स मिले। की फीचर्स क्या थे कि इट ऑपरेट्स फॉर क्रॉप्स नॉट कवर्ड अंडर MSP। तो जो क्रॉप्स MSP के अंडर कवर नहीं थे उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आई थी। गवर्नमेंट प्रोक्योर करेंगे एट प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, इंप्लीमेंट करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल अप्रूवल, एंड दे कवर पेरिशेबल कमोडिटीज सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम था CDP NHB का। इसके अंदर क्या था कि हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स बनाए जाएंगे विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के साथ में ये बनाना था, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, वैल्यू चेन एफिशिएंसी बढ़े। प्रोडक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग के साथ में। की फीचर क्या था कि जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन बने क्रॉप्स का, एंड टू एंड वैल्यू चेन क्लस्टर्स बन पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सिस्टम के साथ में हम लोग इंटीग्रेट करें, और ए पेड़ा के साथ में इसका कन्वर्जन हो जाए फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन सपोर्ट था, ए पेड़ा की स्कीम का पार्ट था ये, टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस को बढ़ाना, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस करना। जब एपेडा की स्कीम आ गई तो इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, कंप्लायंस कराना, ये ऑटोमेटिकली इनका काम हो गया। की फीचर्स क्या थे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी पैक हाउसेस को, कोल्ड चेन्स को, एक्सपोर्ट इंफ्रा को, सपोर्ट दिया जाएगा क्वालिटी सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स के लिए, मार्केट इंटेलिजेंस और ब्रांडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। ब्रीफली हम लोगों ने ये स्कीम्स पढ़ी हैं। डिटेल में हम लोग तब पढ़ेंगे जब मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर ओवरऑल गवर्नमेंट स्कीम्स के वीडियोस लेकर आएंगे, वहां पे इन स्कीम को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस वही रहेगा डिटेल में पढ़ने वाला, जिस तरह से हमने मे की गवर्नमेंट स्कीम्स करी है, ताकि हर स्कीम की अपडेट्स के साथ साथ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या उससे एक्सपेक्टेड क्या है, हम वो भी समझ पाए, ताकि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में हमें ईजी हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप टेलीग्राम पे अब तक नहीं जुड़े हैं मेरे से, तो ये मेरा टेलीग्राम पे नाबार्ड ग्रेड ए का चैनल है, नाबार्ड GRA डाल के आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिलेगा, और नाबार्ड ग्रेड ए डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम को ग्रुप मिलेगा। इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।